बेसिक ज्ञान के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं और ये किस लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आपसे ये कोई पूछे कि अभी जो है पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में महंगाई बढ़ी है कि घटी है, ये कैसे पता लगाना है। तो आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि यार पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो अभी रिसेंट में तो बढ़ी हैं और कुछ सालों से बढ़ी रही हैं। गैस सिलेंडर भी पहले 200-300 रुपये का आया करता था, अब 900 रुपये तक पहुंच गया है कुछ सालों में। और सब्जियों की भी कीमत रोज़ लगातार मैं देखता था कि पहले सब्जियां सस्ती आती थी, अब महंगी आ रही हैं। या जो भी आप सामान लेते थे उसके हिसाब से आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे और एक ओवरऑल पिक्चर बता देंगे कि हाँ महंगाई जो है वो ओवरऑल बढ़ रही है। तो इस तरह से महंगाई आपने कैसे जज किया, बढ़ रही है कि घट रही है। कुछ चीजों की जो वैल्यू है वो आपने देख ली, उसके आधार पे बता दिया महंगाई बढ़ रही है। जरूरी नहीं है कि आपने एक एक चीज की कीमत देखी कि ये कितना बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है। आपने ओवरऑल कुछ चीजें आपने देख ली जो बेसिक नीड्स है, उसके हिसाब से आपने गैस कर लिया कि जो ओवरऑल है वो महंगाई बढ़ गई है। तो इसी तरह से शेयर्स की कीमत रोज घट बढ़ती रहती है और टोटल जो अपने इंडिया में कंपनीज लिस्टेड हैं वो लगभग 5000 के आसपास हैं बीएससी पे और लगभग 1900 के आसपास हैं एनएससी पे। उस हिसाब से देखा जाए तो क्या मैं इन सारी कंपनियों को ट्रैक कर सकता हूं क्या? अगर मुझे ये पता लगाना हो कि पिछले कुछ सालों में इन सारे शेयरों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्या ये ओवरऑल बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, तो ये अगर हमें पता लगाना हो तो हमें एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। उस इंडिकेटर को ही इंडेक्स कहा जाता है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अपने इंडिया में 2 एक्सचेंजेस मौजूद हैं। जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां पे चीज़ों को खरीदा और बेचा जा सकता है। सेम उसी तरीके से अपने इंडिया में 2 प्लेटफॉर्म मौजूद है। एक तो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों के बिल्डिंग्स की मैंने नीचे फोटो लगाई है। इनके अंदर जैसे हम बाहर जाके कोई भी चीज़ खरीदते हैं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। ये कंप्लीटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से जो भी हम ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से ऑर्डर लगाते हैं, ब्रोकर आपके ऑर्डर को इन्हीं एक्सचेंजेस तक पहुंचाता है। एनएससी या आपने यदि बीएससी से खरीदा होता है कोई शेयर को या बेचा होता है तो वो आपका ऑर्डर इन्हीं एक्सचेंजेस पे लगाया जाता है। तो इन दोनों कंपनियों ने ये कहा है कि हमारे पास, जैसे एनएससी ने कहा है कि हमारे पास जितनी भी कंपनियां हमारे एक्सचेंज पे लिस्टेड है, यदि आप ओवरऑल ट्रैक करना चाहें कि ये बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, तो हमने एक इंडिकेटर बनाया है, उसका नाम है निफ्टी, जिसको हम निफ्टी 50 भी बोलते हैं। एनएससी ने ये बोला कि मेरे पास 50 ऐसी जो टॉप कंपनीज मेरे एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उनको मैं ट्रैक करता रहता हूं और उनका एक एवरेज निकाल के मैंने एक इंडिकेटर बना दिया है। उस इंडिकेटर को ही मैं निफ्टी 50 बोलूंगा और उसके आधार पे आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट जितने भी मेरे यहाँ स्टॉक लिस्टेड है वो ओवरऑल ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। तो ये ट्रैकिंग पर्पस के लिए इस इंडेक्स को बनाया गया। सेम इसी तरीके से बीएससी ने कहा कि मेरे पास 5000 स्टॉक्स हैं मेरे एक्सचेंज पे लिस्टेड, उनमें से जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनके शेयर प्राइस को मैं ट्रैक करके ये जजमेंट दूंगा कि ओवरऑल जो मार्केट की प्राइस है यानी शेयरों की कीमत है वो ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। तो उसने कहा कि मैं अपने इंडेक्स का नाम सेंसेक्स रख दूंगा। दोनों एक्सचेंजेस के मार्केट कैप के फ्लक्चुएशंस को एक इंडिकेटर के रूप में दिखाते हैं। चलिए आगे इनके बारे में और जानते हैं। जैसा कि हमारा यही क्वेश्चन था, शेयर्स की कीमत बढ़ रही है या घट रही है, तो अपने पास एक तो निफ्टी 50 है और एक सेंसेक्स है। अब हम इंडेक्स देख के ये कैसे पता लगा सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। अभी आज की तारीख में यदि देखा जाए तो निफ्टी 17,000 के आसपास है और सेंसेक्स 57,000 के आसपास है। तो ये अंक देख के आप ये कभी भी नहीं पता लगा पाएंगे कि अभी मार्केट कहाँ पर है। ये एक रिलेटिव नंबर की तरह यूज करना होता है। यदि ये नंबर नीचे की तरफ जाने लगेगा तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में गिरावट आ रही है, और अगर यहाँ से जितने प्रतिशत ये नंबर ऊपर जाएगा तो उसके हिसाब से एक कंक्लूजन निकल के आएगा कि इतने भी मार्केट में शेयर्स लिस्टेड हैं उनकी ओवरऑल कीमत लगभग एवरेज इतने ही ऊपर जा रही होगी। तो जो निफ्टी है उसकी कैलकुलेशन 1995 से स्टार्ट की गई थी। उस समय इसकी बेस वैल्यू को 1000 रखा गया था, यानी कि यहाँ जो 1995 है, यहाँ पे जो 1000 कीमत थी, आज इसकी कीमत 17,000 लगभग 25 साल में हो चुकी है। यानी जितनी भी कंपनियां एनएससी पे लिस्टेड है उनका यदि मैं एवरेज गेन यदि निकाल के देखूं शेयर्स की कीमत कितनी बड़ी है, तो वो लगभग 17 गुना बड़ी है। इस तरह से इसको इंडिकेटर की तरह यदि पढ़ेंगे तो हमें पता लगता है कि शेयर्स की कीमत बढ़ रही है या घट रही है। एनएससी, जैसा मैंने पहले बताया था, अपने स्टॉक्स को जो 50 इसके पास लार्ज स्टॉक हैं जो एक्टिवली ट्रेड होते हैं, उनकी ओवरऑल फ्लक्चुएशंस को ये निफ्टी के अंदर दिखाता है। इसी तरह से सेंसेक्स के बारे में देखते हैं। लगभग
1980 में इस इंडेक्स को बनाया गया था और इसकी तब बेस वैल्यू 100 थी और ये 100 पॉइंट से बढ़ता हुआ 57,000 तक आ चुका है। तो जो 41 साल का जो पीरियड है इसमें सेंसेक्स ने 570 गुने का रिटर्न दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आपने इस इंडेक्स में मौजूद 30 टॉप कंपनियों में यदि पैसा लगा के रखा होता तो वो 41 साल में 570 गुना हो गया होता। और हम टीवी और कई जगहों पे भी जब देखते हैं तो उसमें निफ्टी और सेंसेक्स की वैल्यू को दर्शाया जाता है कि आज जो है 1% ऊपर रहा और ये जो है 2% आज नीचे रहा। तो इसका मतलब यही होता है कि कल के कंपैरिजन में इतने पॉइंट्स कम या ज़्यादा हुए हैं। तो मोटा मोटा अगर आप अपने पोर्टफोलियो में भी जाके देखेंगे तो आपने जिन शेयर्स को खरीद के रखा होगा तो उनकी ओवरऑल कीमत भी अगर एवरेज तौर पे देखा जाए तो इतनी ही फ्लक्चुएट हो रही होगी। तो ये सिर्फ ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। अब निफ्टी की जो वैल्यू होती है वो किस हिसाब से फ्लक्चुएट होती है, निफ्टी जो 50 शेयरों से मिलकर बना है उन शेयर की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। ये इनमें से जो भी कंपनियां खराब होती चली जाती हैं उनको इस इंडेक्स में से हटा दिया जाता है और उसके बदले में नई कंपनी को इसमें डाल दिया जाता है। इसके अंदर अलग अलग कंपनी का एक अलग अलग वेटेज है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिलायंस का 10% का वेटेज है, यानी कि यदि रिलायंस के शेयर में अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट होती है तो उसका निफ्टी पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसी तरीके से HDFC बैंक जो है उसका लगभग 9% का कंट्रीब्यूशन है। तो यदि HDFC बैंक के अंदर कभी भी मूवमेंट आएगी अपसाइड या डाउनसाइड तो उससे इंडेक्स की जो फ्लक्चुएशन होगी उस पर ज्यादा फर्क पड़ेगा। इंडेक्स मतलब कि निफ्टी 50 पे। इसी तरह से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो इंडेक्स में तो हैं पर उनका जो फ्लक्चुएशन है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, श्री सीमेंट, इनका जो वेटेज है वो काफी कम है। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी को कितना वेटेज देना चाहिए? तो जैसा इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप होता है। तो जिस कंपनी का फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप सबसे ज्यादा होगा उसको इंडेक्स में उतना ही वेटेज दे दिया जाएगा। तो इसी तरह से रिलायंस का जो है सबसे ज्यादा है इसलिए उसको 10% का वेटेज मिला हुआ है। HDFC का 9% के आसपास दिया हुआ है और ये हर रोज चेंज होता रहता है क्योंकि मार्केट कैप भी चेंज होता रहता है। तो उस हिसाब से इस कंपनियों की वेटेज कम या ज्यादा अपने आप होती रहती है। इसी तरह सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियां होती है। उन 30 कंपनियों की लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। ये सारी की सारी कंपनियां चाहे निफ्टी हो या सेंसेक्स हो ये अलग अलग सेक्टर से उठाए जाते हैं ताकि किसी एक सेक्टर के हिसाब से फ्लक्चुएशन ना पता पड़े। ओवरऑल हमें ये समझ में आए कि हर सेक्टर के अंदर जो कंपनियां हैं उनकी फ्लक्चुएशन का जो रिजल्टेंट है वो हमारा इंडेक्स कैप्चर कर पाए, जिससे हमें एक ओवरऑल सीन पता लग सके कि ये सारे शेयर्स ऊपर जा रहे हैं या इस सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में। एग्जाम्पल के लिए यदि IT इंडस्ट्री बढ़ती रहे तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को इस इंडेक्स के अंदर रखा गया है। जब भी IT सेक्टर बढ़ेगा तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी बढ़ेगा तो उस हिसाब से इंडेक्स भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कोशिश किया जाता है कि इंडेक्स के अंदर सारे सेक्टरों को कवर कर लिया जाए। अब ये तो रही सिर्फ इंडिया की बात। ऐसे हर कंट्री में अपने एक्सचेंज में एक इंडेक्स होता है। उस इंडेक्स के आधार पर हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि उस कंट्री में आज के दिन या पिछले कुछ पीरियड में ओवरऑल शेयर्स की कीमत ज्यादा बढ़ी है या कम हुई है। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं जैसे अमेरिका में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स जैसे अपने यहाँ निफ्टी और सेंसेक्स है, उसी तरीके से डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के नाम से एक इंडेक्स है, S&P 500 के नाम से एक इंडेक्स है और नेस्डेक के अंदर IT कंपनीज है उसका भी एक इंडेक्स रहता है। ऐसे ही यूरोप के अंदर आएंगे तो FTSE जो कि लंदन का स्टॉक एक्सचेंज है, डेक्स जो कि जर्मनी का है, कैग जो कि फ्रांस का है। तो उस हिसाब से अलग अलग इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे हर कंट्री का एक इंडेक्स होता है। एशिया पैसिफिक में आ जाए अपना तो निक्काई जो कि जापान का है और शंघाई, हैंगसेंग ये सब चाइना और अलग अलग कंट्रीज के रहते हैं। तो उस हिसाब से हम इन वर्ल्ड मार्केट को यदि हम ट्रैक करना चाहें कि किस कंट्री में क्या हो रहा है तो इन इंडाइसिस को देख के ये पता लगा सकते हैं कि अभी उनके अंदर ओवरऑल फ्लक्चुएशन की स्थिति क्या चल रही है। तो हमें उनके इंडिविजुअल शेयर्स को एनालाइज नहीं करना पड़ेगा, हम देख के ओवरऑल पता लगा सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में तो ये सीख ही लिया था कि मार्केट कैप किसे कहते हैं। किसी कंपनी की जो ओवरऑल वैल्यू होती है आज की डेट में उसी को ही मार्केट कैप कहा जाता है। तो हमारे पास जो 2 एक्सचेंज है NSE या BSE आप ले लीजिए, इनमें से किसी एक में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं उन सबका यदि टोटल में मार्केट कैप निकाल के देखूं तो वो $3.4 ट्रिलियन निकल के आता है, यानी 255 लाख करोड़ निकल के आता है। और इंडिया में जो सबसे बड़ी कंपनी है जो कि मार्केट कैप के हिसाब से डिसाइड की जाती है वो है रिलायंस। रिलायंस का मार्केट कैप $217 बिलियन है। इसका मतलब वो अकेली कंपनी 16 लाख करोड़ की है। एक फैक्ट और है, यदि हम देखें कि USA कहाँ पे स्टैंड करता है तो USA में उसके जो एक्सचेंज पे जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं टोटल,
यदि हम उनके मार्केट कैप को जोड़ के देखें तो वो कितना निकलेगा, तो वो निकलेगा $51 ट्रिलियन, यानी 3837 लाख करोड़। और उनमें जो सबसे बड़ी कंपनी एप्पल है, जिसका एम कैप यूएसए में सबसे ज्यादा है, उस अकेले कंपनी का जो मार्केट कैप है वो $2.5 ट्रिलियन है, यानी 187 लाख करोड़। यानी एप्पल जैसी दो कंपनियों को, या एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को यदि ले लिया जाए, तो ये दोनों कंपनियां अकेले मिलके यदि पूरे भारत की सारी कंपनीज को खरीदना चाहें, या पूरी जीडीपी जिसको बोलते हैं, अगर वो खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएस की इकोनॉमी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, और वहां की करेंसी यानी डॉलर को एक रेफरेंस पॉइंट की तरह सारे करेंसीज से क्यों कंपेयर किया जाता है, क्योंकि वहां की जो इकोनॉमी है वो बाकी कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। तो फाइनेंशियली जो भी देश सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल कर लेता है, तो वो सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग माना जाता है, और उसी की ही करेंसी पूरे वर्ल्ड में एज ए रेफरेंस के तौर पर ली जाती है। तो आशा करता हूं कि आपको इसमें इंडेक्स के बारे में और मार्केट कैपिटलाइजेशन और अभी इंडिया की स्थिति के बारे में और आगे आने वाले ग्रोथ पोटेंशियल जो इंडिया में अभी मौजूद है उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी QR कोड आपके सामने आएगा, उसमें लिंक है, आप उसको देख के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।